हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। बीएड सेकेंड ईयर ईपीसी 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा है चेतना अर्थात कॉन्शियसनेस। उसी के अंतर्गत हम देख रहे हैं चेतना की परिवर्तित अवस्था के प्रकार, जिसमें हमने पिछली वीडियो में देखा नींद और निद्रा अर्थात स्लीप। आज हम देखेंगे स्वप्न यानी कि ड्रीम। स्वप्न द्वारा सामान्य चेतना में महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है। और ये बात मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये सब का संबंध नींद का, स्वप्न का, सभी का आत्म को पहचानने से है। तो यहाँ पर इसी कारण से इन सब का वर्णन किया जा रहा है। तो हम देख रहे थे कि स्वप्न द्वारा सामान्य चेतना में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ जाता है, यानी चेंजिंग आ जाती है। स्वप्न से तात्पर्य चिंतन प्रक्रियाओं, भावों के क्रम से होता है जो नींद के दौरान व्यक्ति के मन में उत्पन्न होते हैं। स्वप्न का संबंध आरईएम नींद से होता है। डिमेंट तथा क्लीमेंट 1957 के अध्ययन के अनुसार जब व्यक्ति को आरईएम नींद से जगाया जाता है तो 80% समय में वह यह बतलाता है कि वह कोई स्वप्न देख रहा था, परंतु जब उसे एनआरईएम नींद से उठाया जाता है तो मात्र 7% समय में व्यक्ति का स्वप्न बताता है, ये देखते हुए बतलाता है। आधुनिक जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने स्वप्न का विस्तृत अध्ययन किया है और उसके आधार पर स्वप्न से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया है। सबसे पहला पॉइंट इसमें है, स्वप्न कितने समय तक बना है। हाउ लॉन्ग टू ड्रीम्स लास्ट। आधुनिक शोधों से ये स्पष्ट होता है कि व्यक्ति द्वारा देखा गया स्वप्न लगभग उतना ही समय तक चलता है कि जितने समय तक वास्तविक जिंदगी में घटनाएं घटित होती हैं। इस तथ्य की संपुष्टि डिमेंट तथा वोलपार्ट 1958 के एक अध्ययन से होता है। इन्होंने इस अध्ययन यानी कि आरईएम नींद से जिसमें व्यक्ति स्वप्न देख रहा था उठाया गया और उन्हें देखे जा रहे स्वप्न के बारे में बतलाने के लिए कहा गया। परिणाम में पाया गया कि स्वप्न का चित्राभिनय जो था या करने में लगभग वही समय लगा जितना आरईएम नींद का था। इससे इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि स्वप्न की घटनाएं लगभग उतने समय तक चलती हैं जितने समय तक वे वास्तविक जिंदगी में घटित होती हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जैसे कोलेक 1989 ने इस तरह की व्याख्या पर आपत्ति जताई है और कहा है कि डिमेंट के प्रयोगों में क्रियाविधि से संबंधित दोष होने के कारण उसे वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या सभी लोग स्वप्न देखती हैं। डज एवरीबॉडी ड्रीम। तो इसका उत्तर है कि जो साइकोलॉजिस्ट इस विषय में बताएंगे कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं द्वारा किए गए शोध से ये स्पष्ट हुआ कि सभी लोग स्वप्न देखते हैं। अंतर इतना ही है कि कुछ लोग नींद से उठने के बाद स्वप्न के दृश्यों जो कि ड्रीम देखा गया था या प्रतिमाओं का सफल प्रत्याह्वान कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसा करने में कठिनाई महसूस करते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों का ये मत है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आरईएम नींद से उठाना काफी आसान होता है, फलस्वरूप ऐसे लोग देखे जा रहे हैं स्वप्नों का अधिक से अधिक प्रत्याह्वान करने में सफल होते हैं। जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नींद गहरी होती है और उन्हें आरईएम नींद से उठाना आसान नहीं होता है, ऐसे देखे जा रहे हैं का प्रत्याह्वान भी वे नहीं कर पाते हैं। तो इसमें ये इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, क्या सभी लोग प्रश्न स्वप्न देखते हैं, ड्रीम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, क्या लोग स्वप्न देखते समय उस प्रक्रिया से अवगत रहते हैं। डू पीपल आर अवेयर of when they are dreaming। तो इस प्रश्न के विषय में कहा जा सकता है कि जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने इसका उत्तर हाँ के रूप में दिया है। उनका मत है कि लोगों का अपने स्वप्न की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है और जब वे इससे अवगत हो जाते हैं कि वे स्वप्न देख रहे हैं तो उससे या इससे उसके स्वप्न के स्वतः प्रवाह पर कोई असर या प्रभाव नहीं पड़ता है। जो सलामी नाम के एक साइकोलॉजिस्ट हैं 1970 ने एक अध्ययन किया जिसमें यह देखा गया है कि जब प्रयोज्य स्वप्न देख रहे होते हैं तो वैसी परिस्थिति में उन्हें एक खुला स्विच को बंद करने का सफल प्रशिक्षण दिया जा सका। इससे साबित होता है कि स्वप्न देखते समय व्यक्ति उससे जब अवगत भी होता है तो उसके स्वतः प्रभाव पर कोई असर नहीं पड़ता है।
इसका जो नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन है, क्या लोग स्वप्न की विषय वस्तु को नियंत्रित कर सकते हैं? कैन पीपल कंट्रोल द कंटेंट ऑफ देयर ड्रीम्स? तो इसके आंसर के रूप में साइकोलॉजिस्ट ने कहा है, या हाँ में उत्तर दिया है, और उन्होंने कहा है कि स्वप्न के विषय वस्तु जो ड्रीम कंटेंट है को कुछ हद तक नियंत्रित करना संभव है। रॉथबार्ड तथा उसके सहयोगियों ने एक अध्ययन किया जिसमें इस तथ्य को सफलतापूर्वक दिखलाया गया है। इन लोगों ने अपने प्रतियोगियों के सोने की पूर्व अवधि में एक लाल रंग का चश्मा पहनने के लिए कुछ समय तक दिया और फिर स्वप्न पर उसके पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया। परिणाम में देखा गया कि अधिकतर प्रतियोगियों ने ये बतलाया कि उनके स्वप्न के अधिक दृश्य लाल रंग के थे। यहाँ प्रतियोगियों को प्रयोगकर्ता द्वारा कोई स्पष्ट यानी कि ओवर्ट सुझाव जो है नहीं दिए गए। हालांकि सोचने के पूर्व कुछ समय तक उन्हें लाल रंग का चश्मा पहनाना एक तरह का गुप्त सुझाव ही था, जिसे आंतरिक प्राक स्वप्न सुझाव जो है कहा गया। एक अन्य अध्ययन जिसे कि कार्टराइट 1974 द्वारा किया गया ने स्पष्ट प्राक स्वप्न सुझाव के प्रभाव का अध्ययन किया, और जो है जिसमें स्वप्न यानी कि ड्रीम से पहले प्रतियोगियों को ये स्पष्ट रूप से सुझाव दिया गया है कि वे स्वप्न में कुछ ऐसे सील गुणों के बारे में स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश करेंगे जिन्हें वे उत्तम समझते हैं। परिणाम में देखा गया कि अधिकतर प्रतियोगियों ने कम से कम एक ऐसा स्वप्न अवश्य देखा जिसमें वे उन वांछित सील गुणों को होते हुए पाए गए थे। स्वप्न की विषय वस्तु को प्रभावित करने का तीसरा तरीका उत्तर सम्मोहित प्राक स्वप्न सुझाव भी है। टार्ट एवं डिक 1970 द्वारा एक अध्ययन किया गया जिसमें इसी तरह का सुझाव दिया गया और सुझाव का स्वप्न विषय वस्तु पर पड़ने वाले प्रभाव को दिखलाया गया है। इस विधि में संपूर्ण प्रतियोगियों को विस्तृत जो है स्वप्न वृत्तांत सुनाया गया। इस तरह के सुझाव देने के बाद उन्हें सोने दिया गया और वे REM नींद की अवस्था में पहुंचने पर उन्हें जो है नींद से उठा दिया गया। परिणाम में पाया गया कुछ प्रतियोगियों ने सुझाव के तात्विक पहलुओं को स्वप्न में अधिक देखा, जबकि कुछ प्रतियोगियों ने सुझाव के विशिष्ट तत्वों को स्वप्न में अधिक देखा। इस तरह के परिणाम से स्पष्ट हो सका कि सम्मोहित सुझाव के द्वारा भी स्वप्न के विषय वस्तु को बदला जा सकता है। स्वप्न के इन विभिन्न आयामों के बारे में जान लेने के बाद विभिन्न विचारधाराओं के बारे में भी जो है जानना अपेक्षित रहता है, जो कि साइकोलॉजिस्ट ने दी हैं डिफरेंट व्यूज अबाउट ड्रीम्स, जिसमें पहला पॉइंट है मनोविश्लेषणात्मक विचारधारा, साइको एनालिटिक व्यू पॉइंट। इसके अंतर्गत फ्राइड महोदय ने, जो कि मैं बताना चाहूंगी मनोविश्लेषणात्मक विचारधारा फ्राइड महोदय ने दी है, तो फ्राइड द्वारा किया गया है। फ्राइड का मत है कि स्वप्न अचेतन के बारे में जानने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। अचेतन की इच्छाओं और प्रेरणाओं की पूर्ति व्यक्ति स्वप्न में करता है। यही कारण है कि उन्होंने अपने स्वप्न सिद्धांत को इच्छा पूर्ति सिद्धांत कहा है, विश फुलफिलमेंट जो है थ्योरी कहा है। अचेतन में वैसी इच्छाएं संचित होती हैं जो अनैतिक आदि होती हैं तथा जिनका दिन प्रतिदिन की जिंदगी में जो है पूरा होना संभव नहीं होता है। ऐसी इच्छाओं की अभिव्यक्ति स्वप्न में होती है। यही कारण है फ्राइड ने स्वप्न को अचेतन का राजकीय मार्ग कहा है। ड्रीम्स आर लॉयल रोड टू अनकॉन्शियस। स्पष्ट है कि मनोविश्लेषणात्मक जो विचारधारा है के अनुसार स्वप्न में व्यक्ति जो कुछ भी देखता है वे सभी अचेतन में दमित इच्छाओं का एक छद्म रूप होता है, यानी कि बनावटी रूप या नकली रूप होता है। इसका तब मतलब यह हुआ कि अचेतन की दमित इच्छाएं अपना वास्तविक रूप बदलकर स्वप्न में प्रकट होती हैं, यानी कि जो दमित कर दी गई जिन इच्छाओं को वास्तविक रूप में प्रकट नहीं कर सकता है वह स्वप्न के रूप में चलती हैं। इस वास्तविक रूप या विषय के बारे में स्वप्न विश्लेषण के बाद जो है पता चलता है। फ्राइड के अनुसार स्वप्न के दो विषय होते हैं, व्यक्त विषय और अव्यक्त विषय। जो व्यक्त विषय होता है मैनिफेस्ट कंटेंट, इसके अंतर्गत व्यक्ति उन विषयों तथ्यों या घटनाओं में इससे होता है जिसे व्यक्ति प्रत्यक्षता स्वप्न में देखता है तथा नींद टूटने के बाद उनका वर्णन करता है।
स्वप्न के अव्यक्त विषय से तात्पर्य स्वप्न में देखे गए घटनाओं एवं तथ्यों के पीछे छिपे अर्थ से होता है, जिसका पता हमें स्वप्न विश्लेषण के बाद होता है। इसका मतलब ये हुआ कि स्वप्न में जो है अव्यक्त विषय अचेतन में दमित इच्छाएं ही होती हैं, जिनका स्वरूप अनैतिक, अतार्किक एवं कामुक होता है। चेतन के प्रतिबंधकों के कारण ऐसी इच्छाएं स्वप्न में सीधे अव्यक्त नहीं हो पाती हैं, फलस्वरूप छद्म रूप धारण करके स्वप्न में व्यक्त होती हैं। जिन प्रक्रम या स्वप्न के अव्यक्त विषय स्वप्न के व्यक्त विषय के रूप में परिवर्तित होते हैं, उसे स्वप्न प्रक्रम कहा जाता है। इसका जो स्वप्न प्रक्रम है वे 5 हैं। पहला है संक्षेपण। इस स्वप्न प्रक्रम में अचेतन की अधिक से अधिक इच्छाएं आपस में सहयोग कर अपना एक लघु रूप या संक्षिप्त रूप से अव्यक्त होती हैं। दूसरा है विस्थापन। इस स्वप्न प्रक्रम में अचेतन की इच्छाएं संबंधित व्यक्ति या वस्तु के रूप में अव्यक्त न होकर किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के रूप में अव्यक्त होती हैं। तीसरा है प्रतीकीकरण। इस स्वप्न प्रकरण में जो अचेतन की दमित इच्छाएं कुछ प्रतीक के रूप में स्वप्न में अभिव्यक्त होती हैं, जैसे स्वप्न में छोटे छोटे जीव जंतु एवं कीड़े मकोड़ों के द्वारा भाई बहन का प्रतीकीकरण करना। नेक्स्ट है नाटकीकरण। इस स्वप्न प्रकरण में अचेतन की जो अनैतिक इच्छाएं दृश्य रूप में स्वप्न में प्रकट होती हैं। जिस तरह नाटक या चलचित्र की घटनाएं एक एक करके दृश्य रूप से हमारे सामने आती हैं, ठीक उसी तरह से नाटकीकरण की स्वप्न में जो घटनाएं बारी बारी से एक एक करके हमारे सामने आती जाती हैं। स्वप्न की इन घटनाओं में दृश्य यानी विजुअल, शब्द, स्पर्श एवं गंध से संबंधित घटनाएं अधिक होती हैं। इसका लास्ट पॉइंट है गौण विस्तार। स्वप्न देखते समय नींद टूटने के बाद या तुरंत बाद अधिक जो व्यक्ति है स्वप्न में देखे जा रहे बिखरे तथ्यों, घटनाओं आदि को आपस में जोड़ना प्रारंभ कर देता है। इस प्रक्रम को गौण विस्तारण भी कहा जाता है। राइट द्वारा प्रतिपादित इस विचारधारा का दोष भी बताया गया है और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अधिक इसको महत्वपूर्ण नहीं माना है, किंतु फिर भी ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसका अधिकतर लोग प्रतिनिधित्व भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे सूचना संसाधन विचारधारा, दैहिक विचारधारा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।